हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। शुभम सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग। राकेश, अखिलेश, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का, गुड इवनिंग सभी को। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम 25 क्वेश्चंस का सेट लगा रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने पिछले 2 मॉक टेस्ट हमने लगा चुके हैं और आज हम तीसरा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं और क्वेश्चंस का मैं आपको एनालिसिस भी करवा रहा हूं। साथ ही साथ में इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, इनसे इर्द गिर्द हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। तो आप क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 3 के बारे में। तो उठाइए आप कॉपी पेन और 25 क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ आप भी लगाइए और लास्ट में अपना स्कोर आप चेक कीजिए कि कितना आपका स्कोर कर पा रहे हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। अगेन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 mm is 5 ohm. The wire is drawn such that the diameter become 3 mm. तो हमारी डायमीटर क्या हो गई है, 3 mm हो गई है। The new resistance will be 6 mm व्यास वाले तार की निश्चित लंबाई का प्रतिरोध 5 ओम है। यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है यहां पर, 6 mm व्यास वाले तार की निश्चित लंबाई का प्रतिरोध 5 ओम है। तार को इस तरीके से खींचा जाता है कि व्यास 3 mm हो जाता है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा। स्टूडेंट, बात करते हैं कि मीन्स हमें कुछ व्यास दिया हुआ है, इसके बाद में उसका मटेरियल को हमने क्या किया, वायर को हमने क्या किया है, खींचा है, उसको स्ट्रेच किया है। जैसे मैं उसको स्ट्रेच करूंगा तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा और डायमीटर में, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या होने वाला है, डिक्रीमेंट होने वाला है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि किस तरीके से होगा ये। बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया है शुभम सिंह ने। शुभम सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं होगा, एक बार आप ट्राई कीजिए वापस से। ऑप्शन नंबर सी गलत है। थोड़ा सा इसमें पेशेंस भी रखना होता है कि जो भी आपको आंसर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हमारे इसके अंदर है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको क्या कर देगा, पीछे की तरफ ले आएगा। तो इसलिए सोच समझ के आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं जो गिवन डाटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो माना कि हमें इनिशियल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 5 ओम गिवन है और इस समय अभी वायर का जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, 6 mm हमें गिवन है। वायर को हमने क्या किया है, स्ट्रेच किया है इस तरीके से। ये सपोज हमारा कोई भी वायर था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, जिसका डायमीटर कितना है, D1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1 है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी L1 है। जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं, खींचता हूं, नीचे की तरफ खींचता हूं, तो इसके एरिया में क्या होगा, एरिया में होगा इसमें कमी होगी और लेंथ में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका एरिया तो A2 हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, L2 लेंथ इसकी होने वाली है। रौनक सारस्वत जुड़े हुए हैं, स्वागत है रौनक आपका। क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, 25 क्वेश्चन का सेट हम लगा रहे हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आया है। तो यहां से जैसे मैं इसको खींचता हूं, इसको अगर मैं स्ट्रेच करता हूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम होगा। पहले A1 था, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया है, A2। पहले लेंथ L1 थी, अब लेंथ कितनी हो गई है, L2। तो डायमीटर भी चेंज होगा। डायमीटर पहले D1 था तो अब D2 हो चुका है। बात करते हैं स्टूडेंट, क्या बोला गया है कि बाद में स्ट्रेच करने के बाद में उसका रेजिस्टेंस हमसे पूछा है, फाइंड किया है क्वेश्चन के अंदर। तो डायमीटर D2 कितना हो जाएगा हमारा, इसका डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्टर स्ट्रेचिंग उसका डायमीटर कितना हो रहा है, 3 mm इस तरीके से। और R2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं जनरल फॉर्मेट के बारे में कि रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, वायर के या कंडक्टर। तो मैं लिख सकता हूं यहां से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर मैं बात करता हूं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए जिसका शेप कैसा हमारा, सर्कुलर है, तो इसका जो एरिया रहेगा दैट इज A1 बिफोर स्ट्रेचिंग कितना रहने वाला है, पाई R स्क्वायर। लेकिन यहां पर R हमें कितना गिवन है, D1/2
मीन्स डायमीटर व्यास के रूप में गिवन है। इसी तरीके से आफ्टर स्ट्रेचिंग उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बनने वाला है, दैट इज A2 पाई D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमीटर रहता है वो कितना रहता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर मैं यहां से A1 और A2 का रेशियो निकालना चाहूंगा तो A1 और A2 का रेशियो क्या बनेगा, यहां से ये सब कैंसिल आउट होकर कितना बना लेंगे, D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। और D1 और D2 का वैल्यू कितना गिवन आपको, 6 और 3, 6 और 3 का होल स्क्वायर, दैट इज कैंसिल आउट होकर कितना बना लेगा ये, 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन 1। तो मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो कितना बन रहा है हमारा, 4:1 हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो बनता है। स्टूडेंट, जब भी मैं इसको खींचने वाला हूं, स्ट्रेच करने वाला हूं, तो वॉल्यूम में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम हमारा, इसका आयतन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो हम कहेंगे कि बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग मीन्स इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, A1 L1 शुड बी इक्वल टू A2 L2। यहां से मैं अगर L1 और L2 का रेशियो निकालना चाहूंगा, मीन्स चेंज इन लेंथ का रेशियो निकालना चाहूंगा, तो कितना होने वाला है, A2 अपॉन A1, दैट इज A1 अपॉन A2 का वैल्यू 4 अपॉन 1 है, तो A2 अपॉन A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 1/4। तो यहां पर मूव करते हैं, यहां पर हमें क्या मिला है डाटा, मीन्स L1 L2 का रेशियो कितना आ रहा है, 1/4, और A1 अपॉन A2 का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास में, 4 रेशियो आ रहा है। यहां से पता है कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और एरिया का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R1 और R2 का अगर मैं रेशियो फाइंड करना चाहूंगा तो यहां से रेशियो कितना निकल के आने वाला है, R1 अपॉन R2, दैट इज इक्वल टू L1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L2 इंटू A2 अपॉन A1। वैल्यूज को पुट करते हैं, L1 L2 का रेशियो 1/4 बनता है। यहां से L1 L2 का रेशियो कितना बना रहा है, ये 1/4 इंटू A2 अपॉन A1 का रेशियो इसका रिवर्स बनने वाला है, दैट इज अगेन 1/4। तो यहां से R1 अपॉन R2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16, और इसको हम सॉल्व करते हैं। R2 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो R2 इक्वल टू 16 इंटू R1, दैट इज 16 इंटू 5, और फाइनली आंसर क्या बना लेगा ये हमारा, 80 ओम। तो 80 ओम राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, इसका राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। छोटा सा क्वेश्चन था, समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा है, वरना अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपका अगेन इलेक्ट्रिक सर्किट से है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, यूपीएससी बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, तो ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से। आई होप आपने पूरी थ्योरी तो पूरी पढ़ ली है। एपेक्स क्लासेस के अंदर जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी वहां पर भी हमने इन पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ाया है। तो अब समय है इन जो हमने थ्योरी पढ़ी है उन चीजों को हम क्वेश्चंस की फॉर्मेट में पढ़े और ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी को शार्प करें। तो मूव करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट Rs 2 पर किलोवाट आवर, देन द कॉस्ट ऑफ पावर इज 10 आवर, रनिंग द हीटर इज। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मीन्स हमारा कोई हीटर है जिसे 1500 वाट पर रेट किया गया है, उसकी पावर कितनी है 1500 वाट। अगर मैं बात करता हूं कि एनर्जी, जब भी मैं एनर्जी के बारे में बात करता हूं कि मैं जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम डील करते हैं, कॉमर्शियल में डील करते हैं, तो किसके बारे में डील करते हैं हम, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर उसको यूनिट के रूप में डील करते हैं। तो एनर्जी हमारी किस में मेजर की जाती है उस समय, किलोवाट आवर के अंदर। तो हमारी 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट का कितना मूल्य दिया हुआ है, 2 रुपए दिया हुआ है। तो 10 घंटे चलाने पे उसकी कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो 10 घंटे अगर हम उसको चलाते हैं हीटर को तो कितना कॉस्ट हमारा आने वाला है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले कि मींस पावर कितनी गिवन है, हमें पावर गिवन है 1500 वाट। कितना गिवन है, 1500 वाट। जब भी हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के बारे में, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, तो हम इसको किस में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में।
और 1 किलो में कितना होता है 10 टू की पावर 3। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इस पावर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा तो यहां पर 1.5 इंटू 1.5 किलोवाट में कन्वर्ट होगा। ये किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, तो ये बन गया हमारा किलोवाट में। हमें पता है कि पावर क्या होता है, पावर होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं पावर P बराबर E अपॉन टी। तो यहां से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ रही है P इंटू टी, दैट इज पावर इंटू टाइम। क्वेश्चन में हमें टाइम कितना गिवन है 10 आवर्स गिवन है, पावर हमें कितनी गिवन है 1.5 किलोवाट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कितनी आने वाली है 1.5 इंटू 10 किलोवाट आवर, ये हमारी इसकी यूनिट बन के आने वाली है। तो सॉल्व करते हैं तो 15 किलोवाट आवर हमारी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होने वाली है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मींस जो 1 किलोवाट है 1 किलोवाट आवर है, इसका रेट कितना दिया हुआ है 2 RS, मतलब 2 रुपए हमें गिवन है। तो कितनी कंज्यूम कर रहा है हीटर हमारा 15 किलोवाट की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 15 दैट इज 30 रुपीज हमारा वो वहां से कंज्यूम करने वाला है। इतनी कॉस्ट हमारी हीटर को चलाने के लिए आएगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनने वाला है स्टूडेंट, इसका फाइनल आंसर बनने वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज RS 30, 30 रुपए का हमारा खर्चा आने वाला है 15 वोल्ट के हीटर को चलाने के लिए। ठीक है, 10 घंटे तक अगर हम उसको चलाते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में आप आपके इनके जो आंसर्स है वो भी आप एक बार कमेंट में आप डालते जाइए। और क्वेश्चंस आपको सारे के सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाले हैं ये। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर द टू स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर if the numerical value of temperature recorded in the both the scale is found to be same, then the what is the temperature। क्या बोला गया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान का हमने पैमाने लिए हैं और दोनों के पैमाने क्या है संख्यात्मक रूप से समान है, तो तापमान कितना रहेगा। अगर आप इसको डायरेक्टली भी याद करके जा सकते हो कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पर हमारा टेम्परेचर क्या रहता है सेम रहता है। मींस फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में हमारा ये सेम रहता है। किस तरीके से रहता है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी मैं बात करूंगा रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन हमारा कैसे आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मींस डिग्री सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल ये दोनों कैसे हमारे समान है। तो डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको मैं कितना मान लेता हूं x के बराबर मान लेता हूं। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो x अपॉन 5 इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 9। सॉल्व करते हैं इसको तो 9x शुड बी इक्वल टू 5x माइनस 32 और 5 मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा 160। सॉल्व करते हैं इसको तो 5x इधर आके 4x बनाएगा और -160 यहां से x बराबर -40 अपॉन -160 अपॉन 4 दैट इज -40 डिग्री बनाता है। तो मीन्स अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसको मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लूंगा, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट पे। तो मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहता है हमेशा। क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले कर रहे हैं। देखिए द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ये हमारा नीचे दिया हुआ जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हमारा क्या है, ये इस स्केल पर तो हमने वेलोसिटी को लिया है और यहां पर हमने टाइम एक्सिस को लिया है, यहां पर हमने टाइम एक्सिस को लिया है। और इस तरीके से ये हमारा ग्राफ, अगर आपको शो नहीं होता तो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से ये हमारा ग्राफ शो किया गया है, जहां पर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, इस तरीके से। तो विच सेगमेंट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, जब भी वेलोसिटी हमारी
कम होती है, मींस वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होता है, वेग में अगर कमी आती है, तो इस त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं या फिर रिटार्डेशन पूछा है। तो आपको जो सर्किट दिया, जो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर कौन सी वाली जो लाइन है वो आपकी क्या प्रदर्शित करती है, रिटार्डेशन को या फिर मंदन को प्रदर्शित करती है। स्टूडेंट, बात करते हैं कि जब भी मैं बात करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के बारे में, उसके क्षेत्रफल, उसके ढाल के बारे में, तो उसका ढाल किसको प्रदर्शित करता है, उसका ढाल प्रदर्शित करता है एक्सेलरेशन को, उसकी प्रवणता प्रदर्शित करती है उसके त्वरण को प्रदर्शित करती है। जब भी मैं बात करता हूं कि अगर हमारा एंगल, अगर हमारा ढाल 90 डिग्री से कम है तो वो किसको प्रदर्शित करेगा, धनात्मक त्वरण को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर उसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो किसको प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक त्वरण को प्रदर्शित करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि if theta is less than 90 degree then acceleration will be positive. If theta is greater than 90 degree then acceleration will be negative. Means ये प्रदर्शित करेगा आपका एक्सेलरेशन को और ये प्रदर्शित करेगा हमारा रिटार्डेशन को। किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, ये रिटार्डेशन को। तो सॉल्व करते हैं, यहां पर देखते हैं कि किस वाली लाइन से, अगर मैं O से A की तरफ जाता हूं तो यहां पर हमारा स्लोप कैसा बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री। ये कितना बना रहा है, लेस देन 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं A से B तक मूव करता हूं तो ये वाली लाइन हमारी कैसी है, स्ट्रेट लाइन बना रही है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रही है, 0, अगेन लेस देन 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं इस लाइन के बारे में बात करता हूं B से C के बारे में, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन हमारा कितना बना रही है, 90 डिग्री से ग्रेटर देन। तो B से C हमारा ग्रेटर देन 90 है, तो लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, रिटार्डेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। अगेन अगर मैं बात करता हूं C से D के बारे में, तो ये हमारा एंगल जो बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री। ओनली फॉर B टू C, जो हमारा B से C है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन को, क्योंकि इसका जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप कैसा आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 90 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज B टू C हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिटार्डेशन को या फिर मंदन को प्रदर्शित करने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एन EMF ऑफ 5 वोल्ट इज produced by self inductance when the current changes at a steady rate of 3 to 2 ampere in 1 millisecond. The value of self inductance is 5 volt। 5 वोल्ट का EMF एक सेल्फ इंडक्शन द्वारा निर्मित होता है, और जब करंट 1 मिलीसेकंड में 3 to 2 एम्पियर की स्थिर दर से बदलाव करता है, तो सेल्फ इंडक्शन का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्वेश्चन, लेकिन एक बार आप इसको पहले रीड कीजिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ, और एक बार अपने से ट्राई कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मींस हमें एक कॉइल दिया हुआ है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हमारा पोटेंशियल कितना गिवन है, हमें पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे देते हैं, दैट इज पोटेंशियल को हम कैसे देते हैं, V इक्वल टू L di अपॉन dt। तो यहां पर पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 5 वोल्ट का हमें पोटेंशियल EMF गिवन है। तो मैं यहां पे पुट करता हूं 5, इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है, करंट हमारी 3 to 2 एम्पियर की होती है, कितने टाइम ड्यूरेशन में, 1 मिली सेकेंड में। तो टाइम का वैल्यू हमें कितना गिवन है, यहां से टाइम का वैल्यू हमें गिवन है 1 मिली सेकेंड, दैट इज 10 to the power minus 3 सेकेंड, टाइम हमें इतना गिवन है। और चेंज इन करंट, चेंज इन करंट हमें कितना दिया हुआ है, डेल्टा आई हमें कितना गिवन है, 3 to 2। तो यहां से मैं इसको पुट करता हूं, तो 3 - 2 अपॉन 10 to the power minus 3। तो सॉल्व करने के बाद में L का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 × 10 to the power minus 3 हेनरी। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मिली। तो 5 मिली
हेनरी हमारा यहां से फाइनल इसका आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? द हीटर एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ। जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन रहती है, इसके अंदर जो हमारा हीटिंग एलिमेंट रहता है वो किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक आयरन में हीटर तत्व का बना होता है। जो हमारा वहां पर हीटर रहता है वो किस तत्व का बना रहता है? तो कांस्टेंटन का, टंगस्टन का, आयरन का और नाइक्रोम का। तो जब भी मैं बात करता हूं कि मींस किसी हीटर के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, तो जो भी मटेरियल बना होता है वो किसका बना होता है? हमारा नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का इसमें वायर रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइक्रोम। क्यों हम नाइक्रोम को ही यूज करते हैं? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कैसी रहती है? बहुत ज्यादा हाई। मींस रेजिस्टिविटी हाई रहेगी तो वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या बनने वाला है? ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में क्या करती है? हमारी राइज होती है। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी रहेगा उतना से ज्यादा हमारा क्या बनने वाला है? वहां पर टेम्परेचर राइज होने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। कुछ और ऑप्शंस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में ये ऑप्शंस भी पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं कि कांस्टेंटन, यहां पर आया है वर्ड आपका कांस्टेंटन। जब भी मैं बात करता हूं मीटर ब्रिज के बारे में या फिर मैं बात करता हूं पोटेंशियोमीटर के बारे में, तो जो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का जो वायर रहता है वो किसका बना होता है? कांस्टेंटन का। किसका मिलके बना होता है? वो कांस्टेंटन का। मींस इसका प्रतिरोध कैसा रहता है? बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन हम कहां यूज करते हैं? जो भी हमारे बल्ब रहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब रहते हैं, तो इन बल्ब के अंदर जो हमारा फिलामेंट रहता है, ये बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है कि मींस आपका बल्ब के बारे में पूछ सकता है तो आपको टंगस्टन लगाना है। पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछ लेता है कि मींस विभव मापी का जो वायर रहता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो वो किसका बना होता है? कांस्टेंटन का बना होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं हीटर के अंदर या फिर किसी आयरन के अंदर, तो ये मटेरियल हमारा किसका होता है? नाइक्रोम का रहता है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है? बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3 different capacitors are connected in series. On them there will be, श्रृंखला में, श्रेणी श्रृंखला में, कैसे गिवन है? श्रेणी श्रृंखला में 3 अलग अलग कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो उन पर क्या होगा? मींस इक्वल चार्ज रहेगा, मींस उस पर समान आवेश रहने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। समान आवेश रहने वाला है, इक्वल पोटेंशियल, उन पर समान विभव रहने वाला है, उन पर समान विभव रहने वाला है, या फिर इक्वल चार्ज एंड इक्वल पोटेंशियल, समान आवेश समान विभव रहेगा, इक्वल चार्ज एंड अनइक्वल पोटेंशियल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी मैं बात करता हूं कि मीन सीरीज के अंदर, तो सीरीज में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या रहता है? पोटेंशियल ड्रॉप या फिर विभव हमेशा क्या रहता है? हमारा समान रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी इस प्रकार से श्रेणी क्रम में अगर आपके चार्ज लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में सॉरी आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर C1, C2, C3, तो इस पर चार्ज हमारा क्या रहने वाला है? हमेशा समान रहने वाला है, आवेश हमारा समान रहने वाला है। लेकिन इनके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप रहने वाला है वो अलग अलग रहने वाला है। चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, समान रूप से यहाँ पर वितरित रहता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है हमारा? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है। रामलाल यादव जुड़े हैं, स्वागत है। बिल्कुल जयपुर से ही है, जयपुर में ही पढ़ा रहे हैं। जोधपुर में वहां पर अलग दूसरे सर वगैरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है? जोधपुर से ही है, जयपुर से ही पढ़ा रहे हैं। देखिए, बात करते हैं कैपेसिटर क्या होता है। जब भी हमें सर्किट के अंदर इंस्टेंट करंट की आवश्यकता होती है, जो भी हमारे फैन वगैरह रहते हैं या फिर हमारा जो कैमरा के अंदर फ्लैशलाइट रहता है, ये किसके कारण होता है? ये कैपेसिटर के कारण होता है, मींस संधारित्र के कारण होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। कोई आपके पास में 2 द्रव्यमान है, ए और बी, जिसमें से क्या बोला गया है? मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। B moves with a velocity half that of A,
मींस बी का जो वेलोसिटी है वो कैसा है, ए का हाफ है। देन बी हैज, बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 4 गुना है, ए के द्रव्यमान से आधे वेग से गति करता है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से है। बिल्कुल रामलाल यादव, आप आ सकते हो यहां पर भी। अगर आप जयपुर में हो तो जयपुर में आप एपेक्स क्लासेस जो हमारा नारायण निवास पर है वहां पर गोपालपुरा पर आप एक बार विजिट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फिजिक्स से रिलेटेड या फिर और किसी सब्जेक्ट से तो आप यहां पर आ सकते हो। योगेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, स्वागत है योगेंद्र कुमार आपका। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप वीडियो को पहुंचाइए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंचे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। मींस इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ में कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन में बोला गया है वो हम उसके बारे में बात करते हैं कि मींस मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो सपोज मैं मान लेता हूं मास ए का मैं एम ए से मान लेता हूं, बी से मैं एम बी से मान लेता हूं। तो मास ऑफ बी क्या है हमारा, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ ए। इसी तरीके से B मूव्स विथ ए वेलोसिटी हाफ ऑफ द ए, मींस B का जो वेलोसिटी रहेगा वो A के वेलोसिटी से कैसा है, हाफ है। इस तरीके से है। हाँ बिल्कुल, रिट की आप तैयारी कर रहे हैं तो रिट विषय में भी यहां पर जो फिजिक्स आएगा, अच्छा रिट विषय में भी जो फिजिक्स आ रहा है, जितना भी आपका टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कवर करवाने वाला हूं ऑफलाइन के अंदर भी, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करता हूं मैं। तो काइनेटिक एनर्जी ए, फर्स्ट वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 1/2 ma/v a का स्क्वायर। क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रदर्शित की जाती है, 1/2 mv² से। तो जो हमारा पहला वाला पार्टिकल है उसका द्रव्यमान a है और उसका वेग कितना है, va है। तो इस तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन रहेगी। अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी फॉर b किस तरीके से गिवन रहेगी, 1/2 mb/v का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। अगर मुझे पता है कि एम बी और एम ए हमें ए के टर्म में गिवन है, तो ए के टर्म में अगर गिवन है तो ये कैसा आएगा, 1/2 इंटू एम बी का वैल्यू कितना है, 4ma, और वी बी का वैल्यू कितना गिवन है, va/2, दैट इज va/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना आने वाला है, 1/2, ये 4 से यहां से ये स्क्वायर 4 से कैंसिल आउट होकर कितना बना लेगा, ma/va का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी किसके बराबर आने वाली है, ये एक्सप्रेशन तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए का है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाली है, समान रहने वाली है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या रहने वाला है, राइट ऑप्शन बनने वाला है, राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लाइट वेव आर, मतलब जो प्रकाश तरंगे ये किस प्रकार की तरंगे है, जो प्रकाश तरंगे वो कैसी तरंगे, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। इसी तरीके से जितनी भी हमारी और वेव होती है, जैसे रेडियो वेव हो गया, इंफ्रारेड वेव हो गया, लाइट वेव हो गया, विजिबल रे हो गया, एक्स रे हो गया, ये सब क्या हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही भाग है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बार ट्राई कीजिए आप इसको सॉल्व करने का। गोमती वर्मा जुड़े हुए हैं, स्वागत है। महाकाल का भक्त जुड़े हुए हैं। योगेंद्र कुमार इसमें बता रहे हैं, बी आंसर बता रहे। क्वेश्चन नंबर के साथ में आप एक बार लिखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी है तो हम इस पर देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। क्वेश्चन का आप नंबर भी बताइए, किस क्वेश्चन का आप दे रहे हैं। तो स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन विल बी।
अपनी माध्य स्थिति से गुजरते हुए सरल आवर्त गति करने वाला पिंड होगा, तो मीन्स उसका एनर्जी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम बात करने वाले हैं। सुरेश कड़वा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है सुरेश, गुड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, क्वेश्चंस अपने खुद से भी एक बार ट्राई करना है, एक्सप्लेन तो मैं यहां पर कर ही रहा हूं। देखिए कोई भी हमारा सरल आवर्त गति है उसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से हमारा कोई भी एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को अगर मैं यहां से डीफॉर्मिंग फोर्स लगा देता हूं तो ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा इस तरीके से, और रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ये वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आएगा। तो हमें पता है कि जैसे ये यहां पर जाने वाला है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या रहेगा, इसका जीरो रहेगा। तो जहां पर हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, यहां पर जीरो रहने वाली है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली, यहां पर कैन नॉट बी जीरो। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं है। तो लेकिन यहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि मींस मीन पोजीशन पे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, माध्य स्थिति से गुजरते हुए सरल आवर्त करने वाला पिंड, काइनेटिक एनर्जी होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, केवल पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होने वाली है। बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, हाँ मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी और दोनों रहेगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी हमारी यहां पर कंजर्व रहने वाली है। इसका ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 10 का आप ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। साथ ही साथ में हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसका एक्सेलरेशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसका जो त्वरण रहेगा वो त्वरण हम एक्सेलरेशन हम कैसे देते हैं, एक्सेलरेशन ए बराबर देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से हम देते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, ए रहेगा, कैपिटल ए से मैं देता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मीन पोजीशन पे हमारा एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है, तो मीन पोजीशन पर हमारा विस्थापन y कितना रहेगा, जीरो बना लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो त्वरण भी यहां पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो रहती है लेकिन साथ ही साथ में त्वरण भी क्या हो जाता है, यहां पर मिनिमम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको रीड किया है। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार रीड कीजिए और एक बार इसको ट्राई कीजिए करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, द टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लार्ज विल बी, मीन्स हमारा जो टॉर्क रहेगा वो कब लार्ज रहेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण बड़ा है, मीन्स बड़ा होगा। बल आघूर्ण हमारा कब बड़ा होगा, टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा। तो आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट बताना चाहूंगा टॉर्क किसे कहते हैं। बात करते हैं कि जब भी अब अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से बल लगता है कि उसके सिरों पर बल लगता है तो उस पर हमारा रोटेशनल मोशन होता है, मीन्स उसमें ट्रांसलेटरी मोशन ना होके रोटेशनल मोशन होता है। मीन्स तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क रहेगा, टॉर्क हमारा कितना आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, टॉर्क आने वाला है हमारा बी आई ए कोस थीटा से हम देते हैं, जहां पर बी क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, आई क्या हमारा मींस कंडक्टर में जो कॉइल के अंदर जो हमारा करंट फ्लो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ए क्या किसको रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया को, जिस प्लेन में हमारा कॉइल है उस प्लेन को, और थीटा हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है मींस जो हमारा कॉइल है उसका प्लेन और बी के बीच में जो एंगल बना है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ कॉइल्स के बारे में, मींस उस पर नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, तो यही एक्सप्रेशन हमारा कैसे बन जाता है बी एन आई ए कॉस थीटा। तो यहां से पता पड़ रहा है कि जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारा टॉर्क भी क्या होता जाएगा,
बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हमारे को ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ टन्स इज लार्ज। अगर नंबर ऑफ टन्स अगर हमारे बड़े होंगे तो हमारा टॉर्क भी क्या रहने वाला है, टॉर्क भी हमारा बड़ा रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, यहां से राइट ऑप्शन है। और बाकी के ऑप्शंस पर भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस, घुमावों की संख्या अगर कम होगी तो क्या हमारा टॉर्क बढ़ेगा, नहीं। अगर ये घटेगा तो टॉर्क भी हमारा क्या करेगा, घटेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्लेस ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, मींस अगर ए और बी के बीच में थीटा इक्वल टू अगर हमारा 90 डिग्री बना लेगा तो कोस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस 90 का वैल्यू क्या बना लेगा, ये 0 बना लेगा। तो टोटल टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहां से नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा कुंडली के क्षेत्रफल को छोटा करके, नहीं, कुंडली के क्षेत्रफल के भी ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये छोटा होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसके अंदर, राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कि मींस नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो यहां पर हमारा टॉर्क भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 रजिस्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 2 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड किए हुए हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी, हिंदी मीडियम में यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका प्रतिरोध क्या रहेगा। तो इस तरीके से हमें गिवन है, ये 3 प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध है। इन तीनों को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। इनका वैल्यू क्या क्या गिवन है हमें, वैल्यू हमें गिवन है 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं मान लेता हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका क्या है, R है, तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है, तीनों का एलसीएम हमारा यहां से 8 आएगा। तो सॉल्व करते तो 4, 2 प्लस 1 दैट इज 7/8 बनाता है, ये 7/8। तो फाइनली यहां से R का वैल्यू कितना आएगा, R इक्वल टू 8/7। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना बनाएगा, 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये 1 टाइम्स, अगेन ये 10 बना के 1 टाइम्स 4, इस तरीके से ये ओम बनाने वाला है। तो मीन्स ये हमारा ऑप्शंस पे मूव करते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, लेस देन 2 ओम, मोर देन 2 ओम बट लेस देन 4 ओम। तो हमारा यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है कि मीन्स ये लेस देन क्या हमारा 2 ओम है। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसके अंदर, राइट ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। राइट ऑप्शन बनेगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन ऑप्टिक्स से है। A refracting telescope consisting of, एक अपवर्तक दूरबीन में क्या क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे पास में पूछा गया है कि अपवर्तक जो दूरबीन रहती है हमारी, रेफ्रेक्टिव हमारा जो टेलीस्कोप रहता है उसमें हमारा किस किस तरीके से क्या क्या हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि जब भी मैं बात करता हूं टेलीस्कोप के बारे में, तो टेलीस्कोप में हमारे पास में 2 टाइप के लेंस रहते हैं। एक लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे लेंस को बोलते हैं हम आई पीस लेंस। तो यहां पर हमारे पास में 2 लेंस रहते हैं। जब भी मैं बात करूंगा रेफ्रेक्टिव टेलीस्कोप के बारे में, तो ये दोनों के दोनों लेंस हमारे कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास में होते हैं कॉन्वेक्स लेंस रहते हैं। कैसे होते हैं ये, कॉन्वेक्स लेंस रहते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताना चाहूंगा आपको कि मींस इसके अंदर हमारे पास में 2 लेंस रहते हैं इस तरीके से, और दोनों के दोनों हमारे कैसे रहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस रहते हैं इस तरीके से। इस वाले लेंस को मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलने वाला हूं। इसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको मैं बोलूंगा आई पीस लेंस, क्योंकि ये लेंस हमारा आई के नजदीक रहता है। ठीक है, जैसे ही हमारी यहां से रेज आती है, इस तरीके से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से यहां पर आती है, आपतित होती है, तो सबसे पहले क्या करेगी, ये इस पॉइंट पर क्या करेगी,
एक जगह के इस तरीके से मिलने वाली है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें यहां पर आपतित हो रही थी, तो ये फोकस पे क्या करेगी, आपतित होगी। अगेन ये इसके बाद में क्या करने वाली है, अगेन ये यहां से इस प्रकार से जाएगी और आगे जाके ये क्या बना लेगी, वापस पैरेलल। तो जिस बिंदु पर ये आ रही है, जिस बिंदु पर ये आपतित होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका फोकस लेंथ ऑब्जेक्टिव के लिए। और नेक्स्ट क्या बनने वाली है, अगेन ये भी हमारा फोकस लेंथ बनने वाला है आई पीस के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट, हमारे पास में जब भी मैं बात करता हूं रेफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के बारे में, मींस इस तरीके से अगर मैं बात करते हैं कि मींस अपवर्तक दूरबीन के बारे में बात करते हैं, तो अपवर्तक दूरबीन में हमारे पास में दो लेंस लगे हुए रहते हैं। एक लेंस को मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस नाम दिया है, दूसरे लेंस को मैंने आई पीस नेम दिया है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा रहती है, मैं यहां से लिख सकता हूं एफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन एफ आई पीस। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। अगर मैं साइज के बारे में बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव का साइज क्या रहता है, आई पीस के कंपेयर में छोटा रहता है। तो ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, यहां से ऑप्शंस पे मूव करते हैं। एक अपवर्तक दूरबीन में क्या रहता है, मींस उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल लेंस रहता है। उत्तल दर्पण तो नहीं रहता है, लेकिन उत्तल लेंस जरूर रहता है। समान फोकस दूरी नहीं, समान फोकस दूरी नहीं रहती है। विभिन्न फोकस दूरी के दो उत्तल दर्पण नहीं रहता है, लेंस रहता है। अगेन दो उत्तल लेंस, बिल्कुल उत्तल लेंस रहते हैं और असमान फोकस दूरी के। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ अनइक्वल फोकल लेंथ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये दोनों कैसी है, अनइक्वल फोकल लेंथ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन, ये जो हमारे नाभिकीय बल होते हैं, यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नाभिकीय बल होते हैं, नाभिकीय बल से अधिकशाली होते हैं। मींस ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनमें से कौन से अधिक बल, कौन सा बल हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मींस सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा रहता है, न्यूक्लियर बल। तो इनसे अधिक नाभिकीय बलों से कोई भी हमारा बल शक्तिशाली नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट बनने वाला है। ऊपर के सभी बल हमारे से अधिक शक्तिशाली, नाभिकीय बल क्या रहता है हमारा, सबसे अधिक शक्तिशाली रहता है। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगेन कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा। ये क्या बोला गया है इसमें, द रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर इफ इज इट्स कैपेसिटेंस 1/9 माइक्रोफेराड। एक धात्विक गोले की त्रिज्या में ज्ञात करनी है यदि उसका धारिता कितनी दी हुई है, 1/9 माइक्रोफेराड। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है स्टूडेंट, देखिए C बराबर, हमें एक्सप्रेशन पता है कि जब भी मैं गोलीय धारक के बारे में बात करता हूं, मींस स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बात करता हूं, तो उसकी धारिता कितनी होती है, C = 4πε0 r, जहां पर ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और r क्या हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन में आपको C का वैल्यू कितना गिवन है, 1/9 माइक्रोफेराड। तो मैं इसको लिखता हूं 1/9 माइक्रोफेराड का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। 4πε0 ये क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं कूलाम्ब कांस्टेंट का रेसिप्रोकल। K बराबर कितना होता है हमारा, K बराबर होता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। तो इसका रिवर्स जो रहेगा 4/4πε0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू में हमें r रेडियस हमें फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से 9 से ये 9 कैंसिल आउट होता है और 10⁹ यहां पे मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा, 10⁹ इंटू 10⁻⁶। जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है हमारी, ऐड होती है। तो 9 - 6 कितना बना लेगा, दैट इज 10⁻³ मीटर। तो रेडियस का वैल्यू कितना आने वाला है, 10⁻³ मीटर। तो फाइनली आंसर क्या बन रहा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। तो ये था हमारा स्फेरिकल मेटेलिक स्फीयर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये अगेन हमारा ग्रेविटेशन से है। ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर हमारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, यूपीएससी में ये ग्रेविटेशन वगैरह के क्वेश्चन आपके अक्सर आते रहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स अर्थ के सरफेस पर हमें कितना गिवन है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स वैल्यू एट द हाइट ऑफ 64 किलोमीटर विल बी। मीन्स हाइट पर h बराबर 64 पर हमें पूछा है। तो हमें रिलेशन पता है कि जब भी मैं हाइट पर बात करता हूं 64 किलोमीटर पे हमें पूछा है, तो जब भी हम हाइट से डील करते हैं तो कितना आने वाला, g r/r प्लस h का होल स्क्वायर। इतना हमसे ये पूछा जाता है, इतना हमसे पूछा गया है। तो मैं पुट करता हूं वैल्यूज को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थ की सरफेस पर कितना है, 980। तो मैं पुट करता हूं 980 r/r प्लस h। जो पृथ्वी की जो रेडियस है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, वो कितनी होती है हमारी, 6400 किलोमीटर होती है, लगभग 6400 किलोमीटर होती है। तो मैं पुट करता हूं 64 किलोमीटर। नीचे वाला डाटा भी हमें किलोमीटर में गिवन है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहां से लिखूंगा 6400 किलोमीटर प्लस 64। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में कितना आने वाला है, 980 6400 बटा यहां पे नीचे कितना आने वाला है, 6464 64। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका पूरे का स्क्वायर भी है यहां पर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनाएगा, 980 इंटू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगर ये 6400 रहता नीचे तो 1 बना लेता, लेकिन यहां पर क्या बनने वाला है, 1 से जस्ट छोटा सा, दैट इज 0.99 का स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो 980 इंटू 0.98 स्क्वायर करने के बाद में, तो फाइनली आंसर हमारा कितना बनाएगा ये, मींस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 980 इंटू 0.98 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना बनाएगा, 960.04 इस तरीके से, या फिर 40 ये बनाने वाला है, 0.40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। सोनल हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है सोनल आपका। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और क्वेश्चंस आपके सारे के सारे एग्जाम के फॉर्मेट के बेसिस पे दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस को आप एक बार, अगर आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से एक बार तैयारी उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद में अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन में हर एक क्वेश्चन को कर रहा हूं, क्वेश्चंस भी आप समझते जाइए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन एयर। द कंबाइंड फोकल लेंथ विल बी। 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के दो फोकल लेंथ के दो पतले उत्तल लेंस रखे गए हैं, तो 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे से अलग रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो जब भी इस तरीके से हमें दिया जाता है तो संयोजन की फोकस दूरी हम कैसे देते हैं, दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 प्लस f1/f2। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो 1/f1, एक फोकस लेंथ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, दूसरे का 8 सेंटीमीटर, दैट इज 1/4 प्लस 1/8 माइनस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 4/4 इंटू 8। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में कितना आने वाला है, जैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से कितना आने वाला है, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, और ये 1/8 प्लस 1/8 और माइनस 1/8 क्या बना लेगा, ओनली फॉर 1/4। दैट इज एफ का वैल्यू, यहां से कंबाइंड फोकल लेंथ का वैल्यू कितना बनने वाला है, एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितना बनने वाला है, एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है।
ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या बनने वाला है, राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन इज सिटिंग इन ए ट्रेन which is moving a velocity of 60 km per hour. His speed will be with the respect to train. एक व्यक्ति एक रेलगाड़ी में बैठा है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। ट्रेन के संबंध में उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन के संबंध में हमें उसकी गति ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हमारी ट्रेन है ये इस दिशा में चल रही है तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसका ट्रेन का वेलोसिटी रहेगा, मैं vt से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ट्रेन का वेलोसिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा यहां से 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो इसके अंदर पर्सन बैठा हुआ है वो भी ट्रेन में ही गति कर रहा है, तो जिस वेग से हमारी ट्रेन चलेगी उसी वेग से वो व्यक्ति भी चलेगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि मींस जो व्यक्ति बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है, वो भी हमारा सेम वेग से सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो इसका भी वेग कितना रहेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, स्पीड, हिज स्पीड, मतलब पर्सन की स्पीड पूछी है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो हमें लिखना है कि मींस पर्सन की स्पीड पूछी है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। हमें पता है कि जब भी डायरेक्शन हमारी सेम रहती है तो वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, डिफरेंट रहेगी। तो यहां से मैं लिखूंगा Vp माइनस Vt दैट इज 60 माइनस 60। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन बनाएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी हमारी इनकी दोनों की सेम है। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर पर्सन के रेस्पेक्ट में ट्रेन की पूछता है तो भी 0, और ट्रेन के रेस्पेक्ट में पर्सन की पूछता है तो भी हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में आप एग्जाम में आपको गिवन है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस आपको डायरेक्टली गिवन है, तो वहां से हमारा ये क्वेश्चन गिवन है। देखिए, टू फोर्सेस वन ऑफ 3 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 4 न्यूटन are applied on a stand 1 kilogram body placed on a horizontal and frictionless surface simultaneously along the x axis and y axis respectively। दो बल 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का दिया हुआ है। हाँ, तो वहां पर मास कितना दिया हुआ है वस्तु का, 1 किलोग्राम की वस्तु पर, और ये कोऑर्डिनेट मींस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा, 3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है F बराबर कितना होता है, हमें ma, F का वैल्यू हमें फाइंड करना है, रिजल्टेंट F फाइंड करना है। A का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 1 किलोग्राम गिवन है। तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं यहां से A बराबर F अपॉन m से। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो F रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो यहां से मैं लिखूंगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का F1 F2 कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए कितना लिखने वाला हूं मैं, F1 का वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर, F2 का वैल्यू आएगा 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16। तो फाइनली हमारा ये कितना बना लेगा, √25, और फोर्स का वैल्यू बनने वाला है 5 न्यूटन। पुट करता हूं मैं वैल्यू को। अगर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है तो रिजल्टेंट फोर्स तो हमारा कितना आ रहा है, 5 न्यूटन। जो डायग्राम दिया हुआ है F1 का हमारा x डायरेक्शन में है, F2 हमारा y डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो थीटा है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि कितना होता है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा अंडर रूट। रिजल्टेंट का हमारा ये फॉर्मूला रहता है, लेकिन यहां पर थीटा क्या है हमारा, 90 डिग्री है, तो कॉस 0 बनाए, cos 90 0 बना लेगा और फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। तो फाइनली हमारा 5 न्यूटन आ रहा है। तो यहां से 5 अपॉन मास कितना गिवन है, 1 किलोग्राम गिवन है। तो यहां से हमारा कितना एक्सेलरेशन बनाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है,
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बार रीड कीजिए क्या गिवन है ये। देखिए, सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, जो सोनार होता है ये किसके द्वारा अधिकतर प्रयोग में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, सोनार क्या होता है। ये हमारा सोनार हमारा क्या होता है, साउंड, सोनार हमारा साउंड नेविगेशन के काम में आता है। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होगी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होने वाली है, साउंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जनरली ये हमारा नेविगेशन के काम में आता है, कम्युनिकेशन के काम में आता है, और साथ ही साथ पे किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के भी काम में आता है। ओशियंस के अंदर, समुद्र के अंदर ये काम में आता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, जैसे जैसे साउंड प्रोपगेशन होता है, साउंड हमारी जो चलती है, मीन्स जो ध्वनि जो हमारी चलती है उसके आधार पर ये काम करता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर डी। एक किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन कन्वर्टेड टू स्टीम, सेम टेम्परेचर, मीन्स हमारा टेम्परेचर क्या रखना है, स्टीम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, मीन्स लिक्विड से हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी मैं बात करता हूं स्टेट चेंज होती है तो वहां पर हमारी हीट कैसी हो जाती है, लेटेंट हीट के बारे में हम बात करते हैं। तो वहां पर लेटेंट हीट हमारी क्या होगी, वंडर जुड़े हुए हैं साथ में, स्वागत है वंडर। देखिए लेटेंट हीट हमारी कितनी होगी, लेटेंट हीट हमारी होगी वाटर के लिए 540। मास हमें कितना गिवन है, मास हमें गिवन है 1 किलोग्राम। तो चेंज करने में स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज ml। 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हमें पता है कि जब भी मैं इसको कैलोरी से कन्वर्ट करता हूं, किसके अंदर, कैलोरी से अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 540 कैलोरी को मुझे 4.18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, जूल में, क्योंकि ऑप्शन सारे के सारे किस में गिवन है, जूल में गिवन है। तो यहां से फाइनली कितना आएगा, 2257 जूल। इतना हमारा इसमें आंसर बनने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट बनेगा। सुमन सिद्ध हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और क्वेश्चंस को हम लगा रहे हैं तो क्वेश्चंस पर भी आप एक बार सेल्फ अपने तरीके से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए बॉडी फ्लोट्स इन ए वाटर इफ द बॉयंट फोर्स इज, बात करते हैं जब भी मैं किसी वस्तु की तैरने के बारे में बात करता हूं, मींस लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में बात करता हूं, तो कोई भी वस्तु द्रव में सिंक कर जाती है, डूब जाती है। वो कब डूबेगी, जब उसका भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से क्या हो, ज्यादा हो। भार ज्यादा रहेगा, उत्प्लावन बल का मान कम है, तो वस्तु क्या कर जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अगर मुझे वस्तु को तैराना है तो उस पर जो लगने वाला भार है, उसका जो भार है वो किसके बराबर होना चाहिए, उत्प्लावक बल के बराबर होना चाहिए। मीन्स अगर वस्तु ये इस प्रकार से है, अगर वस्तु डूब गई है तो इसका भार क्या है, वस्तु का जो वेट है अपथ्रस्ट फोर्स से क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये डूब गई है। अगर कोई वस्तु तैर रही है, इस तरीके से यहां पर तैर रही है, तो हम कहेंगे कि जो वस्तु का जो वेट है वो किसके बराबर है, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर है। तो यहां से राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, अगर वस्तु तैर रही है तो इक्वल टू इट्स वेट, उत्प्लावक बल का मान क्या रहेगा, इसके वजन के बराबर रहने वाला है। राजपूत राठौड़ जुड़े हुए हैं, स्वागत है राजपूत। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिगर शोज करंट इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये हमें कुछ करंट दिया हुआ है, ये सर्किट दिया हुआ है, तो हमें इसमें से करंट फाइंड करना है। और आई एम्पियर मींस ये आई का मान हमें निकालना है, यहां पर ये हमें आई का मान निकालना है क्वेश्चन में। तो बात करते हैं कि यहां से
जब भी मैं बात करता हूं किरचॉफ लॉ के बारे में, किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है कि मींस किसी संधि पर मिलने वाली मींस इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है किसी भी जंक्शन के ऊपर। तो यहां पर मैं बात करता हूं जंक्शन किसे कहते हैं, जहां पर एक से ज्यादा ब्रांचेज आके मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो यहां से मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बताता हूं, एक ब्रांच हमारी ऐसे आ रही है जिसमें 3 एम्पियर की करंट है, एक ब्रांच हमारी ऐसी जा रही है जिसमें 1 एम्पियर की करंट है। तो ये दोनों यहां पर इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग। तो यहां से जो निकलने वाली है वो कितनी रहेगी, दोनों का एडिशन, दैट इज 4 एम्पियर की हमारी यहां से करंट फ्लो होने वाली है। अब ये जो 4 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, यहां पर अगेन एक संधि बन रही है जिसमें से 2 एम्पियर तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बची हुई जो रिमेनिंग है वो 2 एम्पियर यहां से फ्लो करेगी। अगेन यहां पर हमारा एक संधि बन रही है, एक जंक्शन बन रही है जहां पर ये दोनों आउटगोइंग करंट है। अगर ये 1.5 है और ये 2 है तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग होगी, यहां पर कितना बना लेगा ये 0.5, ये कितना बना लेगा यहां से 0.5 बना लेगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ज्योति चारण जुड़े हुए हैं, जय मां करणी। सुमन सिद्ध बोल रहे सर रिट में मैथ्स आती है क्या। अगर आपने साइंस मैथ्स वाला जो लेवल 2 के अंदर अगर हमारा साइंस मैथ्स है तो वहां पर हमारी फिजिक्स भी आती है, फिजिक्स आएगी वहां पर, तो वहां पर फिजिक्स वाला पार्ट भी काम इंपॉर्टेंट है। तो 0.5 एम्पियर हमारा इसमें क्या रहने वाला है, आउटगोइंग करंट बनने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम अवर आइस, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहने वाला है। हिंदी मीडियम में बात करते हैं, 98 न्यूटन का एक बल बर्फ पर रखे 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को ठीक गतिशील करने हेतु आवश्यक है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या रहेगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है उसी अनुसार हम लिख लेते हैं। ये हमारा कोई भी एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 100 किलोग्राम इसका द्रव्यमान, मास कितना दिया हुआ है, 100 किलोग्राम दिया हुआ है, तो इसका वेट कितना रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अगर वेट नीचे की तरफ है तो प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर मुझे इसको बोला गया है ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन मींस 98 न्यूटन का बल इस पर लगाया जा रहा है, तो बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। कितने न्यूटन का, 98 न्यूटन का। और जिस दिशा में बल लगता है, जिस दिशा में हमारा बल लगता है F बराबर 98 इस दिशा में, तो घर्षण बल क्या लगेगा हमारा, उसके विपरीत दिशा में लगेगा। घर्षण बल क्या लगेगा, उसका विपरीत दिशा में लगने वाला है। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही अगर हमारा ये घर्षण बल इस दिशा के अंदर लगेगा, घर्षण बल अगर हमारा विपरीत दिशा में लगने वाला है तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि जो हमारा घर्षण बल है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स रहता है इस प्रकार से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो घर्षण बल है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूंगा तो कितना आएगा, म्यू आर आने वाला है। कितना आने वाला है, म्यू आर आने वाला है। यहां से हमें पता है स्टूडेंट कि मींस जो हमारा म्यू है, आर है, वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो मैं यहां से इसको पुट करूंगा, F तो हमारा किसके बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है कैपिटल F के, दैट इज 98 इक्वल टू म्यू, R किसके बराबर है, mg के। तो यहां से लिखूंगा मैं m इंटू जी, और m का वैल्यू मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर जाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको लिखता हूं, F इक्वल टू म्यू R, और F हमारा कितना है 98 म्यू इंटू एम जी। एम का वैल्यू हमें कितना गिवन है, यहां पर 100 गिवन है, 100 किलोग्राम यहां पर हमारा गिवन है, 100 किलोग्राम आपका गिवन है। 98 बराबर म्यू इंटू 100 इंटू 9.8। सॉल्व करते हैं इसको यहां से, तो सॉल्व करने के बाद में कितना बनाएगा,
98, म्यू बराबर 1/10 दैट इज 0.1 बनने वाला है। तो फाइनली हमारा इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 90 डी बनने वाला है, 0.1 बनने वाला है, डी बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 50 किलोग्राम slide over a horizontal distance of 1 meter. If the coefficient of friction between their surfaces is 0.2, then the work done against the friction is 50 ग्राम का द्रव्यमान का एक गुटका 1 मीटर क्षैतिज दूरी पर सरकता है। यदि उसकी सतहों के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका है, इस प्रकार से इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 किलोग्राम। तो वेट किधर लगेगा, mg नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। अगर इसको कुछ बल लगाया जा रहा है, इस तरीके से बल लगाया जा रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा S इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर रहेगा। इस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहले मुझे अगर वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन कितना होगा हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट जॉब क्या रहेगी, मुझे फोर्स फाइंड करना है जो कि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F बराबर कितना होता है हमारा, म्यू आर दैट इज म्यू इनटू mg। पुट करता हूं मैं, म्यू का मान कितना दिया हुआ है, मैं म्यू का मान 0.2, m का वैल्यू कितना गिवन है 50 और g का वैल्यू हमें कितना गिवन है, g का वैल्यू हम 9.8 कंसीडर करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में हमारा ये कितना आने वाला है, सॉल्व करने के बाद में ये हमारा आएगा, सॉल्व करने के बाद में इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका 98 न्यूटन आने वाला है। तो मींस अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का हमारा अपोजिट रहने वाला है, तो 98 न्यूटन। वर्क हम फाइंड करते हैं तो वर्क कितना आएगा, वर्क आने वाला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 98। अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स इधर है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो 98 इंटू 1 दैट इज 98 जूल। इतना हमारा ये वर्क डन बनने वाला है। लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। और जब भी हमारा एंगल 180 डिग्री का बनता है तो वर्क डन हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहने वाला है। तो ये सारा का सारा क्या था, हमारा 25 क्वेश्चंस का सेट था। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपने सबके सबने क्वेश्चन ये लगाए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और अपना स्कोर आपने चेक किया होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर मेंशन करना है कि किसके कितने सही हुए हैं। और अगर आप यहाँ से लेट जुड़े हैं तो कल वापस शाम को 4 बजे हम मिलने वाले हैं वापस लाइव सेशन में। तो लाइव सेशन में आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ज्योति चारण ने लिखा था कि मीन्स लैब असिस्टेंट में 5 सितंबर 2005 वाले दे सकते हैं क्या। तो ज्योति, अगर आपने 12th क्लास पास की है, मीन्स अगर पीसीएम या पीसीबी के साथ में, तो साइंस के लिए आप वहां पर एलिजिबल हो, साइंस के लिए आप वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मूव आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए